नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 3 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, हमारे पास में आज जो इश्यूज हैं उनमें पहला तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, दूसरा टेररिज्म से रिलेटेड है, तीसरा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ वर्डिक्ट है उससे रिलेटेड है, और तीसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई को किस तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा है अलग अलग मशीनरीज के द्वारा, उसके बारे में देखेंगे। तो ये 4 इश्यूज है, देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है इन रफ वेदर। देखो, फाइनली इकोनॉमी की सिचुएशन को लेकर के पार्लियामेंट में डिबेट स्टार्ट हो गया है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर के, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन को लेकर के मुद्दे को डिस्कशन में लिया गया है। देखो, अपोजिशन पार्टीज़ ने तो अपनी तरफ से पूरा मुद्दा हाईलाइट किया ही कि भाई किस तरीके से एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किलों से गुजर रही है, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, और बोले गवर्नेंस और पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो इसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का जवाब ये था कि भाई एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात करें तो वो इंडिया अच्छी पोजीशन में है अगर हम कंपेयर करें हमारे पड़ोसी देशों से, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, इनकी बात करें तो इनसे तो थोड़ा ठीक ही परफॉर्म कर रहा है इंडिया। इसके अलावा देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, मंदी की तरफ जा रही है? तो जवाब था नहीं। स्टैगफ्लेशन, इसका मतलब इकोनॉमी राइज भी नहीं हो रही और महंगाई भी बढ़ रही है, या फिर एम्प्लॉयमेंट भी राइज नहीं हो रहा और महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति, तो बोले स्टैगफ्लेशन की परिस्थिति भी नहीं बन रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन बनी रहे और अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करे, स्टैग्नेंट हो, तो स्टैगफ्लेशन हो जाता है वो। तो बोला ऐसी दोनों परिस्थितियों की तरफ हमारी इकोनॉमी नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टेक्निकल रिसेशन, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हमारी इकोनॉमी में देखने को मिले अगर कुछ क्वार्टर्स की बात करें, तो बोला वो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने अपनी डिफेंस में बोली। पर सच बात ये भी है, जो अपोजिशन पार्टीज़ ने अपनी तरफ से आवाज़ उठाई है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई देखो आप, जो टारगेट दिया हुआ है ना आरबीआई को 4+-2% का, उससे तो ऊपर की तरफ जा रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे अगर हम इन्फ्लेशन देखें, जून महीने का डेटा 7.01% हमारे पास अवेलेबल है, राइट। दूसरी तरफ अगर हम इस महंगाई को बाकी अगर कंट्रीज से कंपेयर करें, डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें, तो फिर हमें थोड़ी सी रिलीफ मिलती है कि हाँ यार, महंगाई हमारे अभी उतनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो 14%, 9% ये लेवल चल रहा है। ओके, और पाकिस्तान में तो कल का अपडेट था 24% इन्फ्लेशन चल रही है वहाँ पर, पिछले 14-15 सालों की हाईएस्ट लेवल पे। तो वहाँ पर तो ज़बरदस्त ही प्राइस राइज हुई है। इसके अलावा देखा जाए तो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो अगर हम थोड़ा सा ट्रेस करें कमिंग हाफ में, ठीक है, 2022-23 का जो सेकंड हाफ स्टार्ट होगा उसमें, तो देखो उसमें बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। कारण एक तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस थोड़ी सी डाउन हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई जो है वो थोड़ी सी रिवाइव होगी, तो महंगाई थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ऐसे कदम उठा रही है जिसके चलते महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल हो। पर इसमें भी एक कैविएट है, एक कंसर्न है। वो क्या कि देखो, खरीफ सीजन की हार्वेस्टिंग हो जाएगी कब? वही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लगभग, राइट। तो उस टाइम पर अगर राइस का प्रोडक्शन फॉल कर जाता है तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बने रहते हैं। तो मॉनसून अच्छा रहना, राइस की हार्वेस्टिंग अच्छी होना, ये ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो। साथ में इकोनॉमी में अभी भी देखो रूरल डिमांड है, वो अभी भी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, इतनी ज़्यादा राइज नहीं हो रही है। पर सेकेंड हाफ में तो डेफिनेटली वो भी राइज होगी, तो उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ेगी। ओवरऑल डिमांड पूरे कंट्री में अगर बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। साथ में डोमेस्टिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो थोड़ी देखो स्ट्रेंथ गेन कर रही है। और इस चीज़ को हम समझ भी सकते हैं किस चीज़ से, कि आरबीआई ने भी अपनी तरफ से ये बताया कि 2022-23 में इंडियन इकोनॉमी 7.2% की रेट से ग्रो करेगी, और आईएमएफ ने भी रिसेंटली यही बताया है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 2022-23 में लगभग 7.5%, 7.4% के लगभग रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमी का जो पाथ है वो सही है। पर परिस्थितियां अगर देखें इंटरनेशनल मार्केट की, तब थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर हम देखें तो आज की जो महंगाई है वो सप्लाई साइड की महंगाई है, डिमांड साइड का इतना इम्पैक्ट नहीं है। सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, क्यों? या तो इंटरनेशनल डिसरप्शन चल रहा है लड़ाइयों की वजह से,
या फिर कोई जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है उसकी वजह से। तो ऐसी पर, और कोरोना के बाद में अचानक से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है ना, तब ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि वर्ल्ड इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रही है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आईएमएफ ने भी क्या बोला है कि ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है 2022 में वो 0.4% से कम रहेगी, 0.4% के लगभग रहेगी। अब खुद देखो, आई मीन 0.4% रिड्यूस कर दिया आईएमएफ ने। इसका मतलब टेंशन्स तो है। दूसरी चीज़, वर्ल्ड ट्रेड का वॉल्यूम अगर देखे, चाहे सर्विस और गुड्स का जो भी ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, बोलो उसमें भी कमी आएगी 0.9% की इस 2022 के कैलेंडर ईयर में। तो कुल मिला के इंटरनेशनल मार्केट में ही मंदी अगर देखने को मिले या रिडक्शन देखने को मिले, तो हम क्या उससे अछूते रह सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम भी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। एक्सपोर्ट बेस्ड हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंश्योर करना चाहते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो ही धीमा रहेगा तो इंडिया भी क्या एक्सपोर्ट कर सकता है ना? तो हमें भी कहीं ना कहीं इसकी मार झेलनी पड़ेगी। तो जो हम हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की तरफ आना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी पेस के साथ में बढ़े, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और उसमें प्रॉब्लम डोमेस्टिक नहीं है, उसमें है ग्लोबल सप्लाई चेन की, जो कि रुकी हुई है। इसके पीछे महंगाई है, सप्लाई का रुकना है, चाइना जैसे कंट्रीज़ में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगना है। तो इस तरीके की परिस्थितियां जो है वो शो करती हैं कि अभी पाथ इतना आसान नहीं है जितना कि हम आसानी से सोच करके बैठ जाए कि हाँ जी अच्छी खासे पाथ पे है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, पर वही चीज़ है, इन्हीं को मैनेज करना एक इम्पॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आर्टिकल है आफ्टर जवाहिरी। देखो, ऐमान अल जवाहिरी अलकायदा का हेड था। उसको काबुल में उसके घर में, मतलब एक घर की बालकनी में घूम रहा था और वहीं पे एक ड्रोन से अटैक करवा करके और उसको मरवा दिया जाता है। तो ऐसे में ओसामा बिन लादेन के बाद में इतना ज़्यादा डेंजरस तो नहीं था ये अल जवाहिरी, पर फिर भी इस बंदे ने अपनी तरफ से अलकायदा को कहीं ना कहीं रेलेवेंट बनाए रखा था। अब यहाँ पर आप देखो कि अलकायदा, जो कि आप देख सकते हो कि अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को 2011 में एबटाबाद, दैट मीन्स पाकिस्तान में ही मरवाया गया था यूएस की फोर्सेस के द्वारा ही, ठीक है। और अब अल जवाहिरी को काबुल में मरवाया गया है और वो भी यूएसए की फोर्सेस का इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा देखा जाए तो अलकायदा जब थोड़ा सा डाउन हो रहा था 2011 में, जब असैसिनेशन हो गया था इसका क्या नाम है इसका, ओसामा बिन लादेन का, तो उसके बाद में आईएसआईएस का राइज होता है, ठीक है, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो उसने भी अपनी तरफ से कोशिशें पूरी की कि वो भी अपना एरिया एक्सपेंड करे, है ना, और टेररिज्म को बढ़ाता चला जाए इस्लाम के नाम पे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो जाता है कि बड़े टेरर अटैक अगर पिछले कुछ सालों की बात करें ना, मेनली यूरोप में, तो उनको अलकायदा के बजाय आईएसआईएस या आईएसआईएस इंस्पायर्ड इंडिविजुअल्स के द्वारा किया हुआ है। कुल मिला के अलकायदा की इतनी रेलेवेंस अभी नहीं थी। रेलेवेंस का मतलब इतना एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही थी जितना आईएसआईएस की देखने को मिल रही थी। पर इस चीज़ को देखते हुए अलकायदा को इग्नोर करना ठीक बात नहीं थी। अल्टीमेटली अल जवाहिरी को जो मरवाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कदम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अल जवाहिरी ने अलकायदा को ओसामा बिन लादेन के बाद में लगातार बनाए रखा। दूसरी चीज़ कि अल जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन दोनों मेन इंजन्स थे जब अलकायदा 1990 से लेकर के 2001 तक पीक तक पहुंचा था। और अलकायदा का लीडर ही था ओसामा बिन लादेन, जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11 अटैक कंडक्ट करवाया था यूएसए में। अब देखो, ये तो अभी का पर्सपेक्टिव हो गया कि कैसे अलकायदा कहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव में। देखो, अलकायदा बेसिकली इंडिया से दूर रहा। इंडिया में कोशिशें तो बहुत की गई थी अलकायदा के द्वारा कि इंडिया में हम एंटर होंगे, पर फिर भी इंडिया कहीं ना कहीं इस बात में सक्सेसफुल रहा कि इसके फुटप्रिंट्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया में पर्टिकुलरली देखें तो वहाँ नहीं पड़ा। जबकि आप जानते हो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इंस्पायर करना या फिर इनको इम्पैक्ट में लाना, उस चीज़ में कहीं ना कहीं अलकायदा फेल रहा है, या फिर ये कह दो कि इंडियन स्टैब्लिशमेंट इसमें सक्सेसफुल कंसिडर कर सकते हैं। पर 2014 में एक वीडियो रिलीज होता है अल जवाहिरी का, जिसमें ये था कि हम अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS लॉन्च करेंगे, जिससे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेजरली इंडिया, वहाँ पर हमारी पकड़ बनाएंगे। दूसरा ये कि कश्मीर मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था
जब हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी, ठीक है, जो सेपरेटिस्ट थे कश्मीर में, उसकी जब डेथ हुई थी तब वो ये एक कॉन्डोलेंस मैसेज दिया गया था और बोला था कि कैसे भी करके कश्मीर के मुद्दे को लेकर के अलकायदा अपनी तरफ से अपनी लड़ाई जारी रखेगा, चाहे हुर्रियत के लीडर की डेथ ही क्यों ना हो गई हो। इसके अलावा जी अभी रिसेंटली हिजाब को लेकर के कर्नाटका में पूरा मुद्दा उठा था कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो आप बुर्का पहन करके आते हो वो अलाउड नहीं है, हिजाब पहन करके आते हो, बुर्का क्या हिजाब पहन करके आते हो, ठीक है, जिसमें फेस दिखता है बाकी पूरा कवर करके आना। तो बोला मुस्लिम्स को हथियार उठा लेने चाहिए, समथिंग ऐसे मैसेजेस दिए थे अल जवाहिरी ने कि अपने ऑपरेसर्स के खिलाफ में। पर वही चीज़ है कि फिर भी कहीं ना कहीं अलकायदा का जो मैसेज था या अल जवाहिरी का जो मैसेज था वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब हमारे देश में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये अपने आप में एक अच्छी, हम कह सकते हैं अच्छा पॉइंट है कि ये हमारा लोकल इशू है, हम खुद इस चीज़ को हैंडल करेंगे। इवन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने स्टेटमेंट भी दिए थे जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये हमारा लोकल इशू, आप बाहर से ज्ञान मत दो हमें, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा जवाहिरी की बात करें, थोड़ा सा हम वापस आते हैं, जवाहिरी को काबुल में एक घर की बालकनी में मारा गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जिस कंडीशन पे तालिबान को रिस्टोर किया गया, ठीक है, 1 साल होने वाला है, 15 अगस्त 2021 को तालिबान का रूल आ गया था वहाँ पे अफगानिस्तान में, ठीक है। तो वहाँ पर जो दोहा अकॉर्ड साइन हुआ था उसमें तो यही था ना कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन को यूज़ नहीं होने दिया जाएगा तालिबान के द्वारा। पर अल जवाहिरी का वहाँ पर क्या काम था जी? फिर ऐसे में दोहा अकॉर्ड का वायलेशन हुआ कि नहीं? और इसके बारे में तो यूनाइटेड नेशन की कमिटी ने भी इस चीज़ के लिए अपनी तरफ से कंसर्न्स रेज किए थे कि भाई दोहा अकॉर्ड के वायलेशन हो रहे हैं, वहाँ पर टेररिस्ट जो हैं वो आराम से रोम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। तो आप देखो, तभी जा कर के ड्रोन का नाम तो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है, बाकी हेल फायर मिसाइल जो है, हेल फायर मिसाइल से अटैक करके और इस अल जवाहिरी को मरवाया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पॉइंट जो आ रही है वो ये कि एक तो दोहा अकॉर्ड जिसके बेसिस पे तालिबान को रिस्टोर किया गया था, यूएसए की फोर्सेस ने विड्रॉ किया था, उसका वायलेशन। दूसरा, तालिबान लगातार कोशिश कर रहा है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर विश्वास दिखाए, रिकॉग्नाइज करे, लेजिटिमेसी दे। तो अब और मुश्किलें हो जाएगी तालिबान के लिए कि अभी भी तालिबान जो है वो सुधरा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर दुख की बात जो आती है ना वो है अफगानिस्तान के लोगों के लिए कि जो अभी भी मेडिएवल रिजीम के अंडर जी रहे हैं उनको मजबूरन धकेल दिया गया है कि कैसे भी करके, कहते हैं ना कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के चलते, जो वही बात है कि मेडिएवल पीरियड की बातें जहाँ पर कोई एडवांसमेंट नहीं, वुमेन राइट्स की बात नहीं, एजुकेशन नहीं उनके लिए, ऐसी परिस्थितियों में उनको जीना पड़ रहा है। और दूसरा, टेररिज्म जो एक पॉइंट है उसका इकोसिस्टम डेवलप होता ही चला जा रहा है। अब तालिबान कौन सा उसको ठीक करेगा, है ना? वो चीज़ यहाँ से क्लियर भी हो गई। तो ऐसे में देखो, लोगों की वहाँ की जो पीड़ाएं हैं वो पता नहीं कितने लंबे समय बाद में ख़त्म होगी, कुछ आइडिया भी कोई भी नहीं दे सकता। तो ऐसे में अभी हमारे पड़ोसी देश का ये हाल है और टेररिस्ट एक्टिविटी या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये पॉइंट आर्टिकल क्लियर होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्लाउड्स ओवर सनशाइन लॉ। देखो, यशोवर्धन आज़ाद जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में, तब इसको सनशाइन लेजिस्लेशन बोला गया था, क्योंकि गवर्नेंस में, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में ट्रांसपेरेंसी लाने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्रिएट हुआ था। पर जिस तरीके से अभी सार्थक नागरिक संगठन ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, उसमें सीधी सी एक चीज़ निकल के आती है कि इंफॉर्मेशन कमीशंस अलग अलग हमारे देश में, देखो, एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लेवल पे तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता ही है, कमीशन स्टैब्लिश होता ही है, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। बाकी स्टेट लेवल पे जो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं वो बोलो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में सबसे बड़ी कमी अगर है तो वो स्टेट लेवल पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 का। अब ये बात क्यों कही गई? देखो, इसमें एक तो ये पॉइंट आ रहा है कि जिन लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, मान लो कि किसी ने RTI लगाई, इन्फॉर्मेशन मिल गई, पर इन्फॉर्मेशन पहली चीज़ तो मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में जो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में डिप्लॉयड होता है इस RTI के अंडर में,
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर में, तो वहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन की डिमांड की जाती है तो पहली चीज़ तो इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। दूसरा, उनके खिलाफ में जब अपील करने के लिए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के यहाँ पे जाया जाता है, इन्फॉर्मेशन कमीशन में अपील की जाती है, तो बोला वहाँ पर अपील की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। बोला लंबा समय हो रहा है सेकंड अपील को सुनने में। दूसरी चीज़ ये है कि पोस्टिंग जो है वो टाइम पे नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, पोस्टिंग टाइम पे नहीं हो रही है और उसके लिए अगर जो पेनल्टीज़ लगाई जानी चाहिए वो पेनल्टीज़ नहीं आ रही है। इन्फॉर्मेशन कमीशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट मैनर में काम नहीं कर रहे हैं। तो बोला इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि सनशाइन लेजिस्लेशन के तौर पे देखा गया था वो सनसेट की तरफ चलता चला जा रहा है। तो ऐसे में ये जो कमीशंस हैं, इन्फॉर्मेशन कमीशंस हैं, उनको सही से काम करवाने के लिए इनकी कमियों को हमें सॉर्ट आउट करना होगा। जैसे कि वैकेंसीज जितनी भी हैं उनको फिल करना ज़रूरी है। कमिश्नर्स हैं उनकी चॉइस बहुत ही पुअर हो रही है। दैट मीन्स अपॉइंटमेंट प्रॉपर और एडिक्वेट इंडिविजुअल्स का नहीं हो रहा है। अनट्रेंड स्टाफ है वो काम करते हैं। नॉन कोऑपरेटिव मैनर में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स काम कर रहे हैं कि भाई एक बंदा गया कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए है कि ऐसे ऐसे करके आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, क्या है, तो उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की जाती है। ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं ये इनएक्सपीरियंस या अनप्रोफेशनलिज्म पे फोकस ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब इनको ना तो ये पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर में काम क्या करना है, और ना ही ये लोग चाहते हैं कि प्रॉपर मैनर में इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर मैनर में जनता तक पहुंचाया जाए जो भी डिमांड कर रहे हैं। ओवरऑल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया क्यों था जी? जो करप्शन है, ठीक है, सरकारी संस्थाओं में, उसको एक्सपोज करने के लिए। और वो करप्शन को ख़त्म करना तो दूर, इन्फॉर्मेशन शेयर करने में ही या इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में ही प्रॉब्लम आ रही है। रिसेंट एक केस बताया जाता है जून 2022 का कि विदिशा में, मध्य प्रदेश में विदिशा में एक कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर करवा दिया जाता है। किस बेसिस पे? कि वो बंदा जाता है और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में क्वेश्चन अपना रेज करता है कि भाई आप ये बताओ कि आपके यहाँ पर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट और कौन कौन से एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे करवा रहे हो। पता पड़ता है कि उसका जब मर्डर हुआ तो फिर लोकल पुलिस से जब सर्वे में पूछा गया तो क्या बताया गया? बोले ये जो कॉन्ट्रैक्टर जिसका मर्डर हुआ वो और इसके साथ में 2-3 कॉन्ट्रैक्टर और थे जो लगातार आरटीआई लगा रहे थे और उसके बेसिस पे रोड जो बन रही थी उनकी क्वालिटी और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो पूछ रहे थे, जिसको लेकर के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कुछ ऑफिशियल्स जो थे वो कहीं ना कहीं अपसेट थे, बहुत नाराज थे, बहुत परेशान हो रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में बोला इस तरीके से मर्डर का इंसिडेंट देखने को मिला। तो आप देखो कि इसका मतलब तो जनता को डराया धमकाया जा रहा है कि वो इंफॉर्मेशन एक्सेस भी नहीं कर सके। इसके अलावा देखा जाए तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, इसके हिसाब से अगर देखें ना तो इंडिया में 99 आरटीआई एक्टिविस्ट को अपनी जान गंवानी पड़ी है, 180 के लगभग अटैक हुए हैं, 187 के लगभग थ्रेटन मतलब डराया धमकाया गया है। कब से? 2006 से लेकर अभी तक। तो भाई इसका मतलब जनता को तो आप डरा धमका रहे हो। जो भी लोग हैं, जो भी आप कह सकते हो कि जो भी करप्ट इंडिविजुअल हैं पब्लिक ऑफिसेज में, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हो उसके लिए वो डरा धमका करके जनता को चुप करेंगे इस तरीके से। तो रियलिटी ये आती है कि आज के टाइम पर अगर जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं ना कि जिससे पब्लिक ऑफिशियल्स को प्रॉब्लम आती है या फिर जो एकदम इन डेप्थ क्वेरीज होती हैं, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत ही गहरी इंफॉर्मेशन कोई लेना चाहे, तो बोला ऐसे केसेस का अगर परसेंट देखो ना तो जितनी टोटल अपील दायर होती है ना आरटीआई के अंडर, उनमें से केवल 4% ही ऐसी अपील होती है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बात करती है। बाकी तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेकर के ख़त्म हो जाती है क्वेरीज। तो ऐसे में इन 4% क्वेरीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन कमीशंस, तो बोले कहाँ पर आप एक सनशाइन लेजिस्लेशन को कंटिन्यू करवा पा रहे हो। फिर बात आ जाती है कि स्टेट में इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं वो कितनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। वो देखो वैकेंसी इस टाइम पे फुलफिल नहीं हो रही है। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट हो भी रहे हैं तो वो एक तरीके से एक्स बाबूज, दैट मीन्स जो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं जिनका कोई यूटिलिटी नहीं है, बस केवल वो अपनी रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं, उनको उठा करके वापस बिठा दिया जाता है। इसके अलावा लोगों की सफरिंग बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, अनकंफर्टेबल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में डाल करके और जल्दी से चीज़ों डिसअलाउ किया जा रहा है। इसका मतलब
कि आपको इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हो किसी ऑफिस में, और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑफिशियल्स अनकंफर्ट हो जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, इन्फॉर्मेशन आएगी बाहर तो उससे तो सीधा पता पड़ जाएगा ना कि कितना अलोकेशन था पैसे का, कितना कहाँ गया पैसा, कहाँ पर करप्शन है, कहाँ पर गफले ज़्यादा हो रहा है। तो वो चीज़ें अनकंफर्टेबल बना देती है पब्लिक ऑफिशियल्स को। तो आज तक देखा जाए ना, तो जून 2030 तक, जून 30 2021 तक लगभग 2.5 लाख के लगभग अपील हैं, जो कि 26 इंफॉर्मेशन कमीशंस के सामने पेंडिंग पड़ी है। क्यों भाई, कितने 2.5 लाख? कल हमने देखा था एक्सप्लेन पेज पे कि हाई कोर्ट्स में कितने 59 लाख के लगभग केसेस अभी पेंडिंग पड़े हैं। तो इतना ज़्यादा डिले अगर होता चला जाएगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, 6 से 8 महीने का टाइम लगता है उड़ीसा के, अगर आप इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में कोई अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाना चाहो तो ये प्रॉब्लम जो है सीधा शो करती है कि कितना ज़्यादा डाइल्यूट किया जा चुका है इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड करें तो। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक और केस बताया जाता है कि जब कभी भी आप देखो कि इन्फॉर्मेशन की डिमांड की जाती है, तो इन्फॉर्मेशन डिमांड करने के बाद में वो बंदों को प्रेशराइज किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं उनको। इसके आगे देखें, ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में, इनके खिलाफ में मध्य प्रदेश में एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने अपनी तरफ से अरेस्ट वारंट रिलीज किया कि भाई ये पीआईओ है, इस बंदे ने इतने जगह पे बुलवाया गया था। भाई सीधी सी बात है, क्या होता है, हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट के लिए हमारी एप्लीकेशन डालते हैं, आरटीआई डालते हैं, तो वहाँ पर जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो अपॉइंट इसीलिए हुआ है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करे। पर क्या है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता नहीं है, तो फिर क्या होगा, अपील की जाएगी। अपील करने के बाद में मध्य प्रदेश के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने क्या किया कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर था जिसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया। कैसे? क्योंकि उसने 38 बार अपने समन होने की जो बात थी वहां पर पहुंचा नहीं वो पीआईओ। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखो, और साथ में इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा जो ऑर्डर डिक्लेयर किए गए उन ऑर्डर्स को भी फॉलो नहीं कर रहा था वो पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो आप देखो कि कितना डिसिप्लिनरी एक्शन की डिमांड थी वहां पर वही चीज़ है कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज भी वो पीआईओ जो है वो फ्रीली रोम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है उसको। और अगर आ भी रही है तो ऐसी परिस्थितियों में वो फिर ऐसे लूप होल्स निकाल लेते हैं और ऐसे जानकार होते हैं उनके कि वो निकल जाते हैं फिर उन प्रॉब्लम से। ओवरऑल ये जो एटीट्यूड है ना, ये बहुत बड़ी कमी है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की, इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तक की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें भी आप देखा करो एक्स बाबूज को ही अपॉइंट किया जाता है ज़्यादातर। तो एक काम कर लेना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और चीफ इन्फॉर्मेशन या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना आप, ठीक है, लक्ष्मीकांत में। ठीक है, तो ओवरऑल पॉइंट ये निकल के आ रहे हैं बार बार कि एक सही तरीके से काम जो करना चाहिए ना सिटीजन्स को एम्पावर करने का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, की स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इसमें पब्लिक आ जाती है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, कोर्ट है और खुद कमिश्नर्स हैं। वो देखो, जब तक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की मेन मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करेंगे तो ये एक्ट कैसे स्ट्रेंथन हो पाएगा। तो उसके लिए सब इनका अवेयर होना ज़रूरी है, हमारे जैसे लोगों का अवेयर होना ज़रूरी है। सोसाइटी में बोल्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, सनशाइन लेजिस्लेशन लाया गया था करप्शन को ख़त्म करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, पर इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जो एरेंट ऑफिशियल्स हैं, जो वाकई में करप्ट ऑफिशियल्स हैं, उनको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, बस वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये देखो प्रॉब्लम आ गई सामने। बाकी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है और बता दिया मैंने आपको, जो CIC है उसके बारे में एक बार ज़रा डिटेल में पढ़ लेना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपका पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है PMLA एंड इट्स डिसकंटेंट। आर्टिकल को लिखा है उपेंद्र बख्शी जी ने। देखो, इनका ये कहना है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को फॉलो करने वाले सिटीजन्स बहुत हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो लॉ है उसके ऊपर सवाल उठाना, या फिर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बने हुए जो भी कन्विक्शंस हैं या फिर कन्वेंशंस हैं, उन पर भी कोई सवाल जल्दी से उठाएगा नहीं। जैसे हम अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए
एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन February 23, 1990। ठीक है, ये डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया 1990 में, और उसी के बेस पे हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया जाता है 2002 में। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कंसेंसस आई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि भाई पैसे का गलत यूज़ किया जाता है, या फिर ये कहो कि गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है और उसको ये बताया जाता है कि हमने बहुत सही काम करके पैसा कमाया है। तो इस चीज़ को रोकना। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसे पैसे का यूज गलत एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि टेररिस्ट फंडिंग। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेजिस्लेशन लाया गया। अब देखो, ये एग्रीमेंट एकदम क्लियर है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो कि हमारे यहाँ पर रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अवेलेबल है, उसमें हमने एक क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे कंसिडर कर रखा है। ओके, तो राइटर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसकी कैटेगरी आप क्या रखना चाहते हो। अब हमारे यहाँ पर इसको एक हीनियस कैटेगरी के इक्वलेंट माना गया है। हीनियस का मतलब हो गया कि बहुत ही संज्ञेय अपराध। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप किसी इंडिविजुअल को पनिश करते हो, देखो इसमें दोनों प्रोविजन किए हुए हैं, प्रिवेंटिव भी है और प्यूनिटिव भी है। इसका मतलब कि आप प्रिवेंटिव अप्रोच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट PMLA के अंडर में किसी को भी कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है उसको होने से पहले अरेस्ट कर ले तो प्रिवेंशन हो गया, या फिर कर दिया तो उसको पनिश करना। तो दोनों चीज़ों के लिए ये काम में आने वाला टूल है। और इस टूल के खिलाफ में 240 के लगभग पिटिशंस लगी हुई थी। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और उन 200 मतलब सुप्रीम कोर्ट और हायर जुडिशरी ओवरऑल, उनको कंबाइन करके और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने अपना ओपिनियन दिया कि भाई PMLA जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वायलेटिव नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली खराब नहीं है, इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो ऐसे में राइटर जो है वो इस चीज़ को ही हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि एक तरफ हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो दिया हुआ है जो कन्वेंशन है 1990 का वो, दूसरा वियना हो या फिर पलेर्मो हो, वियना कन्वेंशन हो या फिर पलेर्मो कन्वेंशन हो, जहां पर आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बेसिस पे काम करते हो कि जी मनी लॉन्ड्रिंग को हमें रोकना है, तो उस पर आपने फोकस सारा किया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जस्टिफाई किया ना कि भाई क्यों हमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो बोलो उसमें हमें इंटरनेशनल लॉज को ध्यान में रखते हुए करना है। तो राइटर यहां पर सीधा सवाल उठा रहे हैं, एक तो आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 तो आपको पता है, जिसमें आप किसी भी इंडिविजुअल को प्रेशराइज नहीं कर सकते हो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए। इसका मतलब हो गया कि किसी भी बंदे के खिलाफ में आप अगर सुनवाई कर रहे हो तो आप उसको दबाव में ला करके उसको ये नहीं कह सकते कि तू तेरे खिलाफ में ही गवाही दे, तू बता कि हाँ तूने गलत काम किया है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात की जाती है, राइट टू लिबर्टी की बात की जाती है। तो बोलो दोनों का वायलेशन यहां पर होता हुआ दिखाई देता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उनके बेसिस पे अगर हम नजर डालें तो बोला इन चीज़ों को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये तो आ गया आर्टिकल 20 का पॉइंट। फिर इसके अलावा ये है कि देखो कोर्ट ने अपनी तरफ से जो बात कही है उसको उस जजमेंट से थोड़ा हमें समझना होगा कि क्या पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। एक तो देखो कोर्ट का काम है एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी का, एक होता है कि जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनकी कितनी पावर है इन चीज़ों को डिफाइन करने का। इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कैसे कि मान लो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बेसिस पे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो काम कर रहा है, तो वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे काम कर रहा है। एक तो ये कंसिडर होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एक पुलिस नहीं है। अब पुलिस नहीं है तो फिर क्या है, वो तो पूछताछ करता है, ट्रायल होती है, एडजुडिकेशन होता है, सुनवाई होती है सारी। इसका मतलब वो एक जुडिशियल अथॉरिटी के तौर पे काम करता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इसमें यहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं कि पुलिस की तरह काम नहीं कर रहा है। ईडी सुनवाई करता है, पूछताछ करता है, इंक्वायरी करता है। ऐसे में बोलो वो एक जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब ईडी कोई भी एक्शन लेगा तो क्या उस पर जुडिशरी सवाल उठाएगी?
चांसेस बहुत कम बन जाते हैं, क्योंकि जुडिशरी तो मेन तो काम क्या करती है, लेजिस्लेशन अगर कोई लाया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, कोई एक्शन लिया जाता है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेक करती है कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सही है या गलत है। ठीक है, अब यहां पर आपने जुडिशियल अथॉरिटी के तौर पे काम करना शुरू कर दिया, आई मीन कंसीडर कर लिया ईडी के फंक्शनिंग को। इसका मतलब तो ये हो गया कि वहां पर कोई भी काम जो किया जा रहा है उस पर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के तौर पे उसकी स्क्रूटिनी नहीं करेगी कि हाँ भाई ये एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में बोला है एक ट्विन टेस्ट निकल के आया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। वो ट्विन टेस्ट क्या है? पहली चीज तो कि एक बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ला दी गई है जिसमें बेल का तो कोई नाम ही नहीं है। तो बेल अगर नहीं है तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ कि नहीं। दूसरी चीज कि कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि भाई बंदा गिल्टी है या नहीं। अब डिसीजन लेने के लिए क्या है, एक प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए ना, पूरी सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद में डिसीजन हो। पर आपकी ट्रायल हुई है या नहीं, अगर ईडी आपको ले गया उठा करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो उसके बाद में वहां पर वो पहले ही डिसाइड कर देगा कि हाँ जी आप गिल्टी हो कि नहीं हो, फिर उसके बाद में आपकी ट्रायल शुरू होगी। तो ऐसी परिस्थिति, तभी तो बोला ना प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों काम किए जा रहे हैं। प्रिवेंशन का मतलब तो ये हो गया शक के दायरे में आप ले गए, तो आपने पहले ही गिल्टी समझ लिया, उठा के ले गए और आप उनको प्रेशराइज करके सवाल कर रहे हो। तो राइटर बोल रहे हैं कि बोले एक तो ये ट्विन टेस्ट और एक ये एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी और एडजुडिकेशन बाय जुडिशियल अथॉरिटी, ये जो एक डेफिनेशन है या फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग है कोर्ट की, इसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जिसके चलते आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोनों का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में बोले इसका करेक्शन होना जरूरी है। अब बचता क्या है? बचने का तो देखो ऑप्शन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से ओपिनियन दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमने पहले भी देखो ये मुद्दा डिस्कस कर लिया है, तो प्रीवियस आर्टिकल को कंसिडर करते हुए आप इसको ऐड करना पॉइंट्स को। ठीक है, एक तो बचता है कि पार्लियामेंट में इस पे प्रॉपर रिव्यू हो। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगा दी जाए। कैसे? कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, अब उसी डिसीजन के खिलाफ में एक और पिटीशन लगा दे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई वापस से देखो। तब जाकर के एक बैलेंस की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं उनको हम फुलफिल करने के चक्कर में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स हैं, जिनको हम आर्टिकल 20 और 21 के अंडर देखते हैं, बोलो कम से कम उनको तो आप अपहेल्ड करो। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी जरूरी है, मानते हैं, पर जब फंडामेंटल राइट्स का ही वायलेशन हो तो उसको तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे देखना जरूरी है ना। तो यही मेन चीज यहां पे बताई जा रही है। तो क्रिमिनल जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए और जस्टिस मिलनी चाहिए। तो ये चीज बताई जा रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम हीनियस क्राइम बोलते हैं, जबकि हीनियस क्राइम किसको बोला जाता है? 7 साल या उससे ज्यादा की सजा जिस भी क्राइम के लिए होती है उसको हीनियस क्राइम बोला जाता है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग को आपने हीनियस क्राइम के तौर पे पहले ही कंसिडर कर लिया, जिसमें कि आप ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट देते हो। ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, राइट। तो ऐसे में ये कुछ मुद्दे हैं जिनको हमें देखना था। डिस्कशन यही खत्म है। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्सप्लिसिटली टॉपिक मेंशन्ड आपके जीएस पेपर 3 में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।